अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ नए नज़रिए। आज हमारे साथ है पाकिस्तान फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉप स्टार, यूथ आइडल भी हैं और सिंगर उमर मुख्तार। वेलकम टू आवर शो। उमर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है, अब आपको देख के हमने भी सारों ने चेंज किया, ये पहना क्या हुआ है आपने, इसकी स्टोरी क्या है? ये पगड़ी, ये लाल धोती, ये काला कुर्ता? यार ये इसकी स्टोरी, ये असल में मेरी एल्बम आ रही है अभी आजकल, तरम तरम उसका नाम अच्छा, है। तरम तरम। हाँ, तो उसके लिए फिर एक अटायर है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इस अटायर की आपके लिए? यार इसकी सिग्निफिकेंस कुछ इस तरह की है कि जो मैं इस एल्बम के थ्रू एक चेंज दिखाना चाहता हूँ अपनी पर्सनालिटी में भी और अपनी सॉन्ग राइटिंग में भी, म्यूज़िक के अंदर भी। तो वो एक उसके लिए मेरा एक कैरेक्टर ये मैंने बनाया था जो थोड़ा एक दरवेश सा है और बस निकला फिरा हुआ है, चल रहा है बस। ये कैरेक्टर आपका हमने एचएसएन में भी देखा था, क्या कहते हैं, दरवेश तो नहीं था लेकिन एक रोमांटिक मजनू किस्म का। हम जब जूनियर्स थे आपके एचएसएन में, तो आप गाने और गिटार बजाते फिरते होते थे, हम कहते थे जरूर किसी लड़की ने दिल तोड़ा है इनका। अभी चेंज हो गया तो हमने ऐसे देखा है। आपने ऐसे अब तो थोड़े दरवेश कहीं ऐसी तो नहीं कि ऐसी बात तो नहीं कि दिल तोड़वा के आप दरवेशी में चले गए? नहीं, दिल तोड़वा के तो नहीं इंसान दरवेशी में जाता, लेकिन दिल तोड़वाने जिंदगी का हिस्सा होता है। और आपका कितनी बार टूटा या आपने तोड़े? बहुत तोड़े दोनों तोड़े ज्यादा। चलो, इवन बिफोर वी गेट टू दैट पार्ट, उमर, वी वुड लाइक टू स्टार्ट शुरू से। आप हमें बताएं कि आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट शुरू में किस तरह डेवलप हुआ, क्योंकि जहाँ तक जैसे मुस्तफ़ा ने मेंशन किया था, हम तो आपको आप हमसे 2-3-4 साल बड़े थे। हमारे एचएसएन में हाई स्कूल हमारा फंक्शन होता था गोवा के नाम से हर साल, एंड यूज्ड टू परफॉर्म देयर एंड यू ऑलवेज हैड द इवेंट कि हम सारे ना उसको लुक फॉरवर्ड करते थे, यार उमर मुख्तार हमारा सीनियर है, वो ये परफॉर्म टीचर्स की चुकता होता था, सीनियर्स की चुकता होता था। तो जस्ट पुरानी आदतें जस्ट स्टार्टिंग ऑफ विद दैट, हमें बताएं कि आपने आपके म्यूजिक में इंटरेस्ट बचपन से किस तरह डेवलप हुआ एंड आपने उसको किस तरह लेके आप चले? यार मैं 3 साल का था जब मेरी अम्मी मुझे बताती हैं कि मैं टेबल्स के ऊपर चढ़ के जो ना गाता था। तो वो एक आई थिंक बचपन से एक अंदर चीज़ थी कि बस परफॉर्म करना है। मैं क्लास 2 में था, मैंने पियानो बजाना सीखा। क्लास 8 में था तो मैंने गिटार ले लिया, और जब से गिटार लिया बस तब से ये दिमाग में क्लियर था कि बस यही मेरी आइडेंटिटी है, यही चीज़ मैंने करनी है। और वो फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए ज़िंदगी में वो फिर चीज़ क्लियर होती गई और वो फिर एक रास्ता सीधा बनता रहा। वैसे जहाँ तक तो मैंने देखा एटलीस्ट, जो आप बचपन में जिस तरह की एक्टिविटीज़ करते हो, फॉर एग्जांपल अक्सर लोगों को स्पोर्ट्स का शौक होता है, अक्सर लोगों को आर्ग्यूमेंट्स बहस करने का शौक होता है, वो आपका काफ़ी हद तक हाई स्कूल का एक्सपीरियंस और इवन आपने जो फ्यूचर में करना है उसको शेप करता है। वो शेप करता है कि आप किस तरह अपने पीयर्स से इंटरेक्ट करते हो। तो आपके जो 2 इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके नज़दीक, हाउ डिड दैट शेप योर एक्सपीरियंस इन एचएसएन? ये 2 इंस्ट्रूमेंट्स, पियानो और गिटार जी। मैं असल में एचएसएन एक बहुत वो उस तरह की इन्वायरमेंट है कि आपको स्पोर्ट्स अगर नहीं पसंद है तो बचपन में आप काफ़ी बड़े लूज़र कंसिडर होते हो। तो मुझे कभी भी नहीं पसंद थी, और मैं ना कोई गेम खेलता था ना कोई किसी स्पोर्ट में होता था। प्रेप स्कूल में ख़ासतौर में मुझे याद है, मैं ब्रेक में जब सारे फुटबॉल खेल रहे होते थे मैं बस कॉरिडोर में बैठा होता था, अपने ख्यालों में गुम हुआ होता था। तो मैं बचपन में बहुत बड़ा लूज़र ही था अपने बैच में, और ना कोई जानता था। जब मैंने गिटार बजाना शुरू किया और क्लास 10 में जब मैंने गोवा के लिए ऑडिशन, खैर उससे पहले भी बड़ी दफ़ा दी, रिजेक्ट होता रहता था, जब फाइनली सिलेक्ट हो गया और जब पहली परफॉर्मेंस हुई उसके बाद सब कुछ बदल गया था। उसके बाद फिर ना तो मैं एक लूज़र रहा था, हर किसी को मेरा पता था, और वो फिर एक ज़िंदगी वो एक फिर थ्रू आउट एक लाइमलाइट में रहते हुए एक शेप होना शुरू हो गई थी। क्योंकि एचएसएन में खासतौर में आपका वो एक छोटा सा बबल होता है, अगर आपको वहाँ बंदे जानते हैं तो मतलब ठीक है, आपके लिए वही लाइमलाइट है। फिर जैसे जैसे ओ लेवल्स में थे तो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होना शुरू हो गए। इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में और स्कूलों में मशहूरी होना शुरू हो गई, और वो फिर आज जो मैं हूँ वो सारी चीज़ें उसी तरह शेप करती रही। पियानो मुझे बहुत देर बाद वापस इंटरेस्ट शुरू हुआ, क्योंकि मैंने छोड़ दिया था बचपन में। गिटार मेन इंस्ट्रूमेंट बन गया था जब से मैंने गिटार बजाना शुरू किया था। तो आई थिंक वो इसी तरह शेप करती है कि यही पॉपुलैरिटी के अंदर और इसी टर्म्स में। हाँ,
तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो ये एक एम्बिशन था, ये जो पैशन था जो बचपन से शुरू हुआ, अक्सर एक आर्टिस्ट का ये अपने दिल और दिमाग में एक डिलेमा होता है कि वो जो काम कर रहे हैं, इज इट फ्यूल्ड बाय अ पैशन फॉर द आर्ट और इज इट फ्यूल्ड बाय नार्सिसिज्म, गुड और बैड? तो was it the popularity that enticed you, or was it the art, was it the women, what was it that you brought you to it? यार भाई ये एचएसएन की बचपन की बातें हो गई हैं. नहीं वैसे गुड क्वेश्चन यार, जेन्युइनली मैंने कभी इस तरीके से सोचा नहीं, बट लेकिन आई थिंक जब शुरू किया था तो उस टाइम पे तो दिमाग में यही था कि यार मशहूर हो जाएंगे, क्योंकि गाने लिखेंगे, क्योंकि मेरी एक बहुत शुरू से थिंकिंग थी. मैं जब गिटार बजाना शुरू किया तो मैंने अपने दोस्तों के साथ जो ना एक दो और को भी लगा दिया गिटार पे, और मैंने कहा यार हम बैंड बनाते हैं, और क्योंकि उस टाइम पे यही था कि बैंड बनेगा, सीन ऑन होगा. तो मैंने उनको तब कहा कि यार हम उर्दू में गाने लिखेंगे, और ये पहले दिन से ये सी चीज़ ने मुझे हेल्प की अपने करियर में, कि मैं पहले दिन से अपने गाने खुद लिख रहा था, कि मैंने उन्हें कहा कि यार उर्दू में गाने लिखेंगे, पाकिस्तान में अगर चलना है तो आप अंग्रेज़ी गाने से नहीं मशहूर हो सकते. तो दूसरी चीज़ के कवर कभी नहीं करना. तो ये सारी थिंकिंग हमेशा इस मशहूरी के लिए थी कि यार मशहूर हो जाएंगे, और उस टाइम पे एक ही चीज़ होती कि लड़कियां मिल जाएंगी. तो वो आई थिंक मशहूरी और लड़कियों का शौक जो है ना, उसी के अंदर रहते रहते ये पैशन आगे बढ़ता गया. और फिर वो जिस तरह इस तरह स्ट्रगल होती रही, वही जिस तरह मैं बता रहा था कि रिजेक्शंस होती रही डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, और फिर जब एक दफ़ा लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू हो गया, तो फिर जब वो लोगों की दात मिलने की आपको आदत लग जाती है, तो वो एक नशे जैसा होता है, और वो फिर आपको कॉन्टीन्यूसली चाहिए होता है. जब नहीं मिल रहा होता तो आप फिर डिप्रेशन में चले जाते हो, और फिर आप कहते हो कि ये क्या ज़िंदगी का हो गया है. आपने अभी एक बात मेंशन की है जो मुझे स्पेशली काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी है, जो आपने बात की है कि जब आप ग्रेड 8 वगैरह में भी थे, आपकी दिलचस्पी थी, सो यू कन्विंस्ड योर फ्रेंड्स कि वो भी गिटार सीखें एंड यू स्टार्ट अ बैंड. तो मेरे नज़दीक जो एटलीस्ट हाई स्कूल का एक्सपीरियंस होता है, इट्स ऑलवेज एन लाइक नहीं होता डब्बे में होता है कि भाई आप यही करोगे और आपके सामने कुछ चीज़ें होती हैं, आपने वही करनी होती है, एंड दैट्स योर कंसेप्शन ऑफ सक्सेस. तो मुझे आई थिंक ये बात स्पेशली इंटरेस्टिंग लगी है कि इन ग्रेड 8 समवन टेकिंग द इनिशिएटिव कि वो खुद ही जाए आउट ऑफ द वे, स्कूल से टाइम निकाले, हर रोज 1-2 घंटे लगाए, मतलब बैंड शुरू करे. दैट आई फाइंड स्पेशली इंटरेस्टिंग. फिर चुकने पे आ गया. One thing I'd add to that is मुझे बड़ी मजेदार बात लगी आपकी कि आपको एक तरह से नशा चढ़ गया था उस एप्रिसिएशन का, उस पॉपुलैरिटी का. हमने तो बचपन से ही देखा है आप कई हर वक्त हजारों लोगों के सामने बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स करना, स्कूलों में जाना, वहाँ 4000 बंदा, 5000 बंदा, एवरीबडी शाउटिंग योर नेम. आई इमेजिन दैट्स एन अमेजिंग फीलिंग. बट जब आप रात को घर जाते हैं, अकेले होते हैं, कोई महीने आप अगर गाना नहीं निकालते या अगर कोई सॉन्ग आपका नहीं निकलता है इन दैट टाइम, आई एम श्योर इट मस्ट ब्रिंग यू डाउन अ लिटिल बिट. So what does that popularity and then the absence of it have on your mental health? Is mental health something that you think about a lot? Yeah, I used to. इस पता है ये बातें सारी जो ना, ये आपको कुरान में भी मिलती हैं, और आपको ये सारी बातें उसमें भी लिखी हुई हैं कि किस तरह एक बड़ी खूबसूरत आयत है उसकी, जो है ना, कुछ मैं एग्जैक्ट ट्रांसलेशन तो नहीं कर सकता, बट उसका मतलब कुछ इस तरह है कि जो आर्टिस्ट्स हैं ना, उसमें पोइट्स की बात हो रही है, खुदा ने पोइट्स की बात की है. और क्योंकि उस टाइम आप मक्का में देखो तो जो अरब सोसाइटी थी, तो वो जो पोइट्स होते थे वो ही आपके एंटरटेनर थे, वो ही आप मूवीज़ तो होती नहीं थी, तो आपने अगर मूवी देखनी आप पोइट के पास जाते थे, वो आपको एक किस्सा बयान करता था खूबसूरत अल्फाजों में, और वही आपकी कॉन्सर्ट भी वही है, आपकी एंटरटेनमेंट भी वही है. तो खुदा ने बात की है कि जो पोइट्स होते हैं, दे आर लाइक गोइंग अराउंड एमलेसली इनटू वैलीज. अब उसका मतलब जब आप समझते हो ना, तो उसका मतलब ये है कि एमलेसली का मतलब ये है. और वैलीज़ क्यों? वैलीज़ एक तो नीचे होती हैं, नीचे आप जब जा रहे हो तो वैली के आपको नहीं पता होता कि नीचे सांप है या नीचे खजाना है. और एमलेसली इस तरह के, इसको जब मैं एक तफसीर सुन रहा था नुमान अली खान की, तो वो कहता है कि आप एग्जांपल लें एक बच्चे की जो 16 साल का है. वो जब खैर तफसीर सुना रहा था तो मुझे लग रहा था मुझे डायरेक्ट पॉइंट्स मार रहा है. 16 साल का है, उसने गाना लिखा है, बहुत मशहूर हो गया, और मेरे केस में जिया. तो यहाँ मैं आपके वो क्वेश्चन को भी आंसर कर रहा हूँ, मेंटल हेल्थ वाली बात को, कि 16 साल की उम्र पे गाना लिखा, मशहूर हो गया. मशहूर होने के बाद लोगों ने उसको दाद दी, उसको फेम मिली, और फेम के बाद उसने कहा वाह यार ये तो बड़ा मज़े की सीन है, एक और गाना लिखता हूँ.
एक और गाना लिखा, चला ठीक चला, लोगों ने कहा हाँ नहीं पता यार वो पहले वाला बेहतर था। उसने कहा कोई मसला नहीं यार, मैं और मेहनत करता हूँ, पहले जैसा लिखूँगा। उसने फिर मेहनत की, उसने एक और गाना लिखा, नहीं चला। इवेंचुअली वो फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो गया कि यार ये क्या हो रहा है, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने दिमाग से, मैंने पहले भी वही मैंने लिखा था, ये भी मेरी गाने हैं, क्या सीन है। वो आराम नाम से डेविएट होना शुरू होता है इन रस्तों पे कि उसको वो फेम चाहिए होती है, उसको वो नशा चाहिए होता है और वो उसने पूरा करना है। तो वो अब क्या करेगा, ये खैर वो तफसीर में बता रहा है, वो कहता है कि अब वो एक दिन उठेगा और वो कहेगा यार मैं गंज कर लेता हूँ लोगों की अटेंशन करने के लिए। मैंने भी गंज की थी बाय द वे एक अपनी एल्बम के अंदर। तो मुझे वो उसकी सारी बातें बिल्कुल हिट हो रही थी कि मैं गंज कर लेता हूँ लोगों की अटेंशन के लिए, यार लोगों को फिर अटेंशन नहीं मिली, क्या सीन है। मैं एक काम करता हूँ, मैं किसी की जो ना किसी का मजाक उड़ाना शुरू कर देता हूँ सोशल मीडिया पे, मुझे अवार्ड्स नहीं मिल रहे, क्या करूँ, मुझे लोगों की अटेंशन नहीं मिल रही। तो कंट्रोवर्सी के पीछे चला जाता है और आराम आराम से वो एमलेसली अराउंड वो एक वैली के बाद दूसरी वैली के बाद तीसरी वैली के बाद जा रहा है। जब ये आयत मैंने सुनी मैं बिल्कुल डर गया और मैंने कहा यार ये मेरी ज़िंदगी है और मैं एग्जैक्टली इसी तरह कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने जिया लिखा, जिया के बाद मशहूरी मिली, लेकिन उसके बाद मैंने बहुत गाने निकाले और मुझे उस तरह की मशहूरी नहीं मिली। और मैं बस यही हैरान था कि यार मैं गाने निकाल रहा हूँ, कोई उस लेवल का नहीं पहुँच रहा। जिया पे 1,00,000 प्लेज हैं तो इस पर 10,000 प्लेज हैं, क्या करूँ, किस तरह उस लेवल तक पहुँचूँ। मैंने गंज कराई, झूठी मकाल लिखा, कंट्रोवर्सी। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ी एक रिवेंज एल्बम लिखी कि रिवेंज, जिन लोगों से मेरा दिल टूटा था उनसे मैं बदले लूँगा। वो खैर एल्बम को 100-150 गाने होंगे उसमें। उसमें तो 20 गाने थे, लेकिन वो 3 गाने सिर्फ रिलीज हुए। उसके बाद मुझे अकल आ गई कि ये मैं नहीं हूँ। खैर उससे अगली आयत जो उसमें अल्लाह कहता है कि एक्सेप्ट फॉर दोस्त जो अल्लाह को याद करते हैं और अल्लाह के पाथ पे सीधे चलते हैं। ये पहली आयत मैंने पढ़ी, एक तफसीर सुनी, 6 दिन उस पर अटका रहा। फिर उसके बाद मैंने कहा यार अगली आयत तो पढ़ूँ, अगली आयत में क्या बात हो रही है। और फिर मुझे ज़रा सुकून मिला कि हाँ नहीं, फिर भी मेरे लिए एक रास्ता है, बचा हुआ है, और वो खुदा का रास्ता है। तो वो नशा बिल्कुल ऐसा है, और वो खुदा ने भी ये बात की है कि वो नशा है, वो इस फेम में नशा है, इस हर चीज़ का नशा है, पर आपके लिए एंड रास्ता वही है जिस पर आपने चलना है, और उसी की तरफ अगर आप चले जाओगे तो आपकी ज़िंदगी सही हो जाएगी। बड़े मज़े की बात की आपने। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात करते हैं, जो आपके स्कूल वाले दिन हैं, वहाँ तब आपने जिया लिखा, आपको बहुत मशहूरी मिली। अब आपकी नई एल्बम आई है उस तरम, उसमें एक गाना है फीको। उसमें आप रिलीजन से आपने बड़ी इंस्पिरेशन ली और आपने बात भी की है बल्कि इस्लाम की। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आप बताना चाहेंगे कि जिया को जब आप देखते हैं वो एक रोमांटिक गाना है, एक लड़की के पीछे, और आप फीको, अब आप इस्लाम की बात कर रहे हैं, तो ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ओवर द इयर्स कैसे हुई? यार पता है इस पे मेरे असल में ज़हन में इस एल्बम के लिए जो है ना, मैं पिछले कोई ये साल जो है ना, मैं बहुत ज़्यादा रिलीजन को स्टडी कर रहा था, डिफरेंट एस्पेक्ट्स में स्टडी कर रहा था, और बहुत डेप्थ में स्टडी करने की एटलीस्ट अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं इसको समझूं कि मैं इस एक मुसलमान फैमिली में पैदा हुआ, तो मेरा क्या बीइंग अ मुस्लिम, क्या मेरा रोल क्या है। और प्लस फिर मेरी अब जो जॉब है, क्योंकि म्यूजिशियन इज़ माय प्रोफेशन, तो उसमें मैं लाइमलाइट में होता हूँ, मेरी एक आवाज़ है, मेरे गानों से मैं लोगों तक एक पैगाम पहुँचा रहा हूँ, एक इमोशन कन्वे कर रहा हूँ। अब मैं किस तरह की इमोशन लोगों के अंदर कन्वे करना चाहूँगा? क्या मैं उनके अंदर हर वक्त एक फहाशी की इमेज पोर्ट्रे कराना चाहूँगा? प्यार के बारे में बात करूँगा, एक इश्क के बारे में बात करूँगा? तो वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान फील करता है कि यार मैं ये चीज़ मैं नहीं करना चाहता, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर मैंने अपने खुदा से मिलना है और एक दिन उसके पास जाना है, तो वो बेहतर है मैं उन चीज़ों पे बात करूं जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो चीज़ें एटलीस्ट मुझे इंपॉर्टेंट। इस पे आपको बिल्कुल पता है व्यूज़ नहीं मिलेंगे। पाकिस्तानी वाम को आदत है वल्गैरिटी की, बगैरती की, फाशी की, और जिया पे ज़्यादा व्यूज़ आपको मिलेंगे और इस पे आपको कम मिलेंगे। लेकिन बड़ी मजाक के अलावा बड़ी अच्छी बात है जो आपने की, और हमें एक्चुअली एज ए सोसाइटी इस तरफ फोकस करना चाहिए। तो ज़रा हमें आप एलैबोरेट करना चाहेंगे गाना फीको है एग्जैक्टली क्या, एंड इसका मतलब क्या है? और मोर ब्रॉडली जो आपने अभी बात की थी कि डिफरेंट मिशंस हैं आपके, जो आप चाह रहे हैं अपने गानों और अपने आर्ट के थ्रू अकॉम्प्लिश। How do you balance the strength of those missions with the commercial success of your music? अच्छा, अब जैसे ये एल्बम है, इस एल्बम में 10 गाने हैं। इस 10 गानों में से जो पहला गाना है वो है तरम तरम। तरम तरम इज़ अबाउट द फीलिंग एंड द इमोशन यू हैव
when you find love in God for the first time. So what exactly does that phrase mean though? Taram taram. Taram Taram, yeah, my first album that I did was called Rampam Para. At that time I had this whole plan कि यार पहली एल्बम होगी जो एक लव सॉन्ग एल्बम होगी जिसमें बस प्यार की बातें होंगी, नाइस फन वाइब्स, रंपम पारा. दूसरी एल्बम में जो ना मैं रिवेंज लूँगा, और वो एक पूरी स्टोरी थी कि रिवेंज लूँगा. दूसरी एल्बम का नाम गंजे की एंट्री, मैं बदले लूँगा. तीसरी एल्बम के अंदर जो ना मैं अब एक ऐसे फेज़ में हूँगा जो मेरी एक्चुअली ज़िंदगी के फेजेस ही थे कि एक ऐसे फेज़ में हूँगा जिसमें मैं अब दिल टूट गया है लेकिन मैं बस वैसा नहीं हूँ, और एक वन साइडेड लव वाली फीलिंग. और फिर चौथी एल्बम होगी जो फाइनली फाइंड लव. हुआ क्या कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल इस तरह नहीं गुजरी, और मेरी ज़िंदगी में जिस तरह ट्रांसफॉर्मेशन आई वो इतनी सडन थी और वो इतनी एकदम से थी कि म्यूज़िक में मैं झूठी मकार रिलीज़ कर रहा था और पर्सनली मैं कुछ और फील कर रहा था. तो आई फेल्ट कि ये सारा कुछ जो है ना टूट के उधर पुधर हो रहा है. और जब वो उधर उधर हो रहा है तो मैंने गिटार पकड़ा और मैंने तरम तरम की मेलोडी बनाई, और ऑटोमेटिकली जो फ्रेज आया उस पर वो तरम तरम था. और मैंने कहा यार इट मेक्स सेंस, क्योंकि पहली एल्बम रंपम पा रहा है और अब यहाँ सारा कुछ टूटते हुए बस तरम तरम है. सो दैट्स व्हाट द फ्रेज मीन्स फॉर मी. It doesn't have any meaning linguistically वैसे, but as an artist it means I find significance in that word. जी, और आर्ट होता ही वो है जो आपका व्यूअर उसमें अपनी मीनिंग ढूंढे. बिल्कुल बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशन. वो तरम तरम वो है. फिक्को जिसकी मुस्तफ़ा बात कर रहा है, फिक्को इज अबाउट अ फीलिंग दैट आई हैव. क्योंकि असल में बात ये है यार, आजकल के जिस दौर में हम हैं, सोशल मीडिया बीइंग एज पावरफुल एज इट इज़, उसमें आप देखते हो कि यू ओपन फेसबुक, यू ओपन ट्विटर और एनी अदर प्लेटफॉर्म, यू विल फाइंड सो मच हेट, यू विल फाइंड सो मच. आई डोंट ओपन फेसबुक एनी मोर मैन. लाइक उस पर तो बस डिप्रेसिंग न्यूज़ है. मैं पहले न्यूज़ नहीं देखता था, मैं फेसबुक भी नहीं देख सकता. तो वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वॉज फीलिंग व्हाइल आई वॉज राइटिंग दैट सॉन्ग वाज कि यार उन दिनों में जो ना ये शिया किलिंग्स बहुत हो रही थी, एंड आई फेल्ट कि यार क्या हो गया है, हम दिस वॉज नॉट द रिलीजन गिवन टू अस. वी हैव फॉरगॉटन टू बी टॉलरेंट टू द ओपिनियंस ऑफ अदर पीपल. सो आई फेल्ट लाइक दैट कि म्यूजिक, ओके आई एम अ म्यूजिशियन, आई हैव द वॉइस to spread a message, I can write a song, and music, since it is about evoking an emotion inside people's hearts, so the theme of the song became कि like okay, I'll write on this कि how divided we are as a society, and hence फिक्कों में बढ़ गए, सिक्के पलट के अमन के नाम पे बागी हैं, चोर बाजारी के धंधे चलाते खून बहाने पे जा रही हैं. तो that's what the song became. वेरी नाइस. आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू एड्रेस करें. हम जब अपना शो शुरू करे थे तो हमारे जो हम तीनों की डिस्कशन हो रही थी वो भी इस टॉपिक के अराउंड ही बेस्ड थी कि पोलराइजेशन और हेट्रेड और एक दूसरे की बात भी नहीं सुन सकते. एंड बड़ी अच्छी बात है कि कोई अपना म्यूज़िक यूज़ कर रहा है इस पर्पज़ के लिए भी. एंड बट मुझे बताएं कि जब आप इस तरह के अच्छे इनिशिएटिव लेते हैं और आप लोगों को एजुकेट करते हैं अपने म्यूज़िक के थ्रू, तो हाउ डू यू, अब जो वट्टू की बात होगी, हाउ डू यू बैलेंस दैट विद योर कमर्शियल सेल्स. कहते हैं पाकिस्तान में यूट्यूब के अलावा और क्या प्लेटफॉर्म्स हैं एक नए सिंगर के लिए पैसे बनाने के लिए? या पैसे बनाने के लिए सबसे पहली बात आप ये ज़हन में रखें कि आपको गाने चाहिए, और एक गाना नहीं चाहिए, बहुत गाने चाहिए, और आपको रिलीज़ करना है, आपको मशहूर होना है. जो मेजर आपकी इनकम आती है वो आती है थ्रू कॉन्सर्ट्स. अब वो आजकल ऑब्वियसली कोविड है तो उस तरह नहीं चल रहे, बट दैट्स योर मेजर वे टू अर्न इन दिस इंडस्ट्री. अब बात आ गई कमर्शियल एस्पेक्ट की. फर्स्ट थिंग कि ट्राई टू मेक दिस सॉन्ग कैची, सो और ट्राई टू मेक इट अ नाइस मेलोडिक सॉन्ग, कि ताकि, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको ज़हन में मेलोडी रह जाती है, लिरिक्स पे तो आप बाद में गौर करते हो, या अनलेस आप गौर कर रहे हो तो आप गौर कर लो. तो अब कमर्शियल एस्पेक्ट, 10 गाने हैं एल्बम में, 10 गानों के अंदर 3-4 ऐसे गाने हैं जो मैंने अपने एंड से एटलीस्ट उनको कमर्शियल बनाया. उसमें अगर प्यार की बात भी हो रही तो मेरी कोशिश ये है कि उसमें फहाशी ना हो. उसमें मेरी कोशिश ये है कि मैं इस तरह की बातें ना करूं कि यार
तेरे होंठों का निशान रह गया, that was also a song of mine. दीवाना आपने सुना है कभी गाना इनका? दीवाना ही था ना मेरे ख्याल से। हाँ। जिसकी तो खैर मुस्तफा भी आए थे, off topic। काफी एंजॉय कर रहे हैं उस गाने को आजकल। आई एम इंटरेस्टेड टू नो कि इस वक्त अगर कोई नया म्यूजिशियन आ रहा हो तो पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री के क्या हालात हैं, मतलब कितना What are सपोर्ट the आपको bars to मिलेगा? entering this industry as a new musician? Yeah, there are no bars actually. There are no bars. You But there's have not a to- lot of support either. There's not a lot of support either. वो भी है यार। पता है क्या होता है, मैंने बहुत लोगों को देखा है, लोग असल में मसला लोगों का ये है कि खास तौर पे म्यूजिशियंस का, उनके दिमाग में ये एक ड्रीम बना हुआ है कि यार हम गाना बनाएंगे, उस पर पैसे लगाएंगे। इट्स एक्सपेंसिव टू मेक अ सॉन्ग, इट्स एक्सपेंसिव टू मेक अ वीडियो, और हम उस पर 2.5 लाख रुपया लगा देंगे। हम फिर उसके बाद शायद किसी रिकॉर्ड लेवल के पास जाएँ, या रिकॉर्ड लेवल तो है ही नहीं, अच्छा चलो कोई नहीं, हम खुद रिलीज़ कर देते हैं। खुद रिलीज़ करेंगे, दोस्तों ने शेयर किया, क्योंकि आपका पहला गाना, ऑब्वियसली आपके दोस्त आपको सपोर्ट करेंगे, आपके जो इर्द गिर्द के आपके जो आपको जानते हैं वो भी सपोर्ट करेंगे कि यार बॉय ने गाना निकाला है, फिट सीन है, शेयर करते हैं, उसको व्यूज़ मिल गए। थोड़े व्यूज़ के बाद वो रियलाइज़ करेगा कि यार अब मेरे मेरे पास पैसे नहीं अगला गाना बनाने के लिए। ऑटोमेटिकली यहाँ आपके करियर में ब्रेक लगी। नोबडी केयर्स कि आप अगला गाना कब निकालोगे, आपने पहला गाना निकाला, लोग भूल जाते हैं यार। आजकल के दौर में हमारे पास, हम एक पोस्ट गुजर के इतनी तो हमारी मेमोरी का ये हाल है कि हम गौर ही नहीं कर सकते, हमारा अटेंशन स्पैन इतना कम है। तो आपको उस चीज़ के लिए आप कहते हो कि अच्छा ठीक है यार चलो कोई बात नहीं, मैं एक और गाना बनाता हूँ, उसमें आपको देर लगा दी। तो इसका हल ये है कि आप पहली बात आप पैसे ज़ाया करना बंद करो, आप खुद म्यूज़िक बनाना शुरू करो। आसान काम हो गया। आप जो पहले आप गिटार पे 20,000 लगाते थे, आप वो प्रोडक्शन पे 20,000 रुपये लगा लो, अपनी खुद से करो। मैंने जो शुरू में वीडियोस बनाई, मैंने कुछ 6 वीडियोस बनाई थी, और वो 6 वीडियोस 0 बजट थी। जिया की वीडियो 0 बजट है, मैंने अपने दोस्तों को कैमरे दिए हुए थे और उन्होंने बनाई थी, और हमने बैठ के एडिट की थी। तो आपको सबसे पहली बात है अपने दिमाग से सारे बार्स निकालने हैं, आपने खुद प्रोडक्शन में आना है, और दूसरी बात अपने ज़हन में डालनी कि यार मुझे बहुत काम करना है। जिस तरह आप ब्लॉगिंग में देखते हैं कि ब्लॉगिंग में लोगों को कहते हैं कि यार यू नीड टू मेक कॉन्स्टेंट कॉन्टेंट। सिमिलरली जिस तरह आप लोग का प्लेटफॉर्म है, यू हैव टू मेक कॉन्स्टेंट कॉन्टेंट टू स्टे इन द आइज ऑफ पीपल। टू जिस तरह एडवर्टीजमेंट में हम पढ़ते हैं कि आपको लोगों को कॉन्स्टेंट रिमाइंडर्स देने हैं, तो ये आप समझ लो ये आपकी कॉन्स्टेंट रिमाइंडर है। नोबडी केयर्स अबाउट यू, नोबडी केयर्स अबाउट मी मैन। लाइक आई हैव बीन इन द इंडस्ट्री फॉर 5 years नाउ। Nobody cares if I release a song. They'll only listen to it if they like it. But you have to constantly keep on reminding them. So you have these Of course, are you've gained the love and the devotion of many fans along the way as well. Like कई तो obviously you do. तो वही बात है, it's a long process. It's a long process because there's no support in the industry. लेकिन आपने पहले भी on the note of support of the industry, आपने पहले भी बात मेंशन की थी, और मेरा ख्याल है हसन का भी सवाल उसके ही मुतल्लिक था कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है म्यूजिक इंडस्ट्री में जिसके तहत जो आपके एस्पायरिंग म्यूजिशियंस हैं वो There isn't any infrastructure. एग्जैक्टली। तो जैसा आप और ममालिक में जाते हो तो यू हैव देयर इज अ कल्चर ऑफ हैविंग रिकॉर्ड लेबल्स, देयर इज बिल्कुल। कुछ ट्रैजेक्टरी होती है कि यार अच्छा मैं कांटेक्ट बनाऊंगा, इफ इट गेन्स सम ट्रैक्शन तो फिर मैं इस प्रोड्यूसर के पास जा सकता हूँ और वो बना सकता है। तो हाँ। आप हमें बताओ इस तरह की फैसिलिटी पाकिस्तान में अभी है, और अगर अभी नहीं थी क्या पहले पिछले 10-20 सालों में थी क्या, मतलब Adding on to हिस्ट्री that, I would ask, would you say there's nepotism in the industry, Pakistani music industry? यार नेपोटिज्म में डिबेट्स मुझे पॉइंटलेस लगती है, नेपोटिज्म वाली तो खास तौर पे कि यार अगर किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का कज़न है, कुछ है, तो वो और उसका इंटरेस्ट है इन दी इंडस्ट्री, तो ऑब्वियसली अगर मेरा बाप म्यूजिशियन होता और लेट से वो मशहूर म्यूजिशियन होता और मेरा इंटरेस्ट होता, वो मुझे ना सपोर्ट करता। सिमिलरली अगर मैं बिजनेस में होता और मेरा बाप बिजनेस चला रहा होता और मेरा बिजनेस करने का शौक होता, वो मुझे ना सपोर्ट करता। ये डेफिनेटली एक नया नजरिया नेपोटिज्म पे, वेरी इंटरेस्टिंग। यार नेपोटिज्म वाली डिबेट्स, हम इन चीज़ों में फंस गए हैं। वही बात है, हम इन चीज़ों पे बहस करते रहते हैं कि यार ये नेपोटिज्म है बहुत ज़्यादा, ये मसले बहुत हैं। आप ठीक है, ये मसले एग्जिस्ट करते हैं, आप काम करो, आप अपने काम को इतना डिफाइन करो कि आप उस चीज़ से बाहर निकलो। दूसरी बात रिकॉर्ड लेबल्स की, रिकॉर्ड लेबल हमारी बिल्कुल मुल्क में थे। एक टाइम पे जब ये शुरू हुए थे, ये जुनून आया था वाइटल साइंस से, तब रिकॉर्ड लेबल्स थे।
देन हमारी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई जो इसको हम कहते हैं फायर रैकेट्स की ट्रेजेडी। फायर रैकेट्स ने क्या किया, आग चैनल आया। आग चैनल था, जियो सपोर्ट करता था आग चैनल को, सो दे हैड अ बिग बैकिंग। जियो वाज ह्यूज बैक इन द डेज एंड दिस इज सम आई थिंक दिस इज 2005 2006 हाँ 6 probably 6-7 तो आग चैनल आया, म्यूजिक कॉन्स्टेंटली पाकिस्तानी म्यूजिक उस पर चल रहा है, तो इट बिकेम ह्यूज। व्हाट दे डिड वाज कि दे साइंड एवरी आर्टिस्ट इन द कंट्री एंड जिसमें अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू ये नूरी हो गया, आई थिंक नूरी नहीं था उसमें, और कोई 2 और बैंड्स थे जो नहीं थे मेजर वाले में। अली जफर था, आतिफ असलम था, मस्ती वाज फायर रिकॉर्ड्स, स्ट्रिंग्स था, आतिफ की एल्बम दूरी वाज फायर रिकॉर्ड्स। तो व्हाट दे डिड वाज दे गॉट देम इन दे मेड अ पूल ऑफ आर्टिस्ट एंड दे वर लाइक हम आपकी एल्बम रिकॉर्ड करेंगे, हमारे साथ इतनी देर के लिए कॉन्ट्रैक्ट करो और आप लोग मशहूर हो जाओगे। लोगों ने कहा फिट है, लोगों ने साइन किया, छोटे बड़े सारे आर्टिस्ट ने साइन किया। उनसे वो मैनेज ही नहीं कभी हुआ। उन्होंने बड़े आर्टिस्ट ने मुश्किल से अपनी एल्बम्स निकाल ली, ऑब्वियसली वो बड़े आर्टिस्ट थे, वो निकलवा सकते थे, पर छोटे आर्टिस्ट दब गए। छोटे आर्टिस्ट तो नहीं निकाल सकते थे, उनको वेट करना पड़ा। अब सोचो एक 25 साल का आदमी जिसको एक रैकेट डील मिली है और 3-4 साल के लिए अब वो फंस गया एक रैकेट लेबल के साथ, ना कोई गाना निकाल सकता है, ना कुछ और कर सकता है। इवेंचुअली उसकी शादी हो जाएगी, इवेंचुअली उसकी फैमिली होगी, उसने घर चलाना होगा। जब ये सारा कुछ करना होगा तो उसको पैसे चाहिए होंगे, तो हेंस वो जब म्यूजिक में नहीं पैसे बना सकता तो किसी और प्लेटफॉर्म की तरफ मूव करेगा जिससे वो पैसे कमा सके। और यही हमारी इंडस्ट्री के साथ हुआ। फायर रैकेट्स ने हमारी इंडस्ट्री को पूरी तरीके से तबाह कर दिया और तबाह करके बैंकरप्ट होकर ख़त्म होगी। बैंकरप्ट भी खैर क्या, उन्होंने एक नया नाम बना लिया, एलिमेंट्स मीडिया। एलिमेंट्स मीडिया होगी कि जब मैंने अपनी पहली एल्बम रिलीज़ की तो मुझे उन्होंने कांटेक्ट किया कि जी हम फायर रैकेट्स, तब आई हैड नो आइडिया व्हाट फायर रैकेट्स हैड डन, तो आई जस्ट न्यू कि देयर वाज अ बिग नेम कॉल्ड फायर रैकेट्स। उन्होंने मुझे कहा कि जी आप हमारे साथ अपनी एल्बम रिलीज़ करें, आप हमें ये 2.5 लाख रुपए दें, हम आपकी एल्बम स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूज़िक हर जगह डालेंगे, हम आपकी एल्बम एयरप्लेन में चलाएंगे, ये करेंगे, रिंगटोन बना देंगे। मैंने कहा यार साउंड्स लेजिट, लाइक फिट सीने करते हैं। मैंने जो छोटे बहुत पैसे जमा किए थे कॉन्सर्ट से वो मैंने उनको दे दिए। 2.5 लाख का मेरा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उन्होंने मेरे गाने हर जगह डाल दिए। साल बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब जिस तरह कि स्पॉटिफाई पे गाने चलाने की आपकी पर गाना कॉस्ट होती है, जैसे कि डिस्ट्रोकिट जैसा प्लेटफॉर्म है, तो आपको साल की उनको एक सब्सक्रिप्शन देनी है ऑफ 2,000-3,000 रुपये, और आप वो 2.5 लाख लेके। और मुझसे 2.5 लाख रुपए ले लिए। इस तरह के चोर, फायर रैकेट जैसे चोर अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। और ये यंग आर्टिस्ट का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, इस तरह से लाखों रुपए का फ्रॉड कर रहे हैं। बिल्कुल। फ्रॉड क्या है, उन्होंने बस लाइक ये बनाया हुआ, क्योंकि आर्टिस्ट इतने एजुकेटेड ही नहीं है कि हम मतलब हम जैसे आर्टिस्ट हम ये देखेंगे, हम कहेंगे यार स्पॉटिफाई पे गाना डालना बड़ी बात है, सही बात है, हमने करना है, तो वो ऑब्वियसली इस तरह के प्लेटफॉर्म्स की तरफ जब उनको अप्रोच करेंगे तो वो बेवकूफ़ बन जाएंगे। अच्छा, ये मैंने बाय द वे बिल्कुल नई बात सुनी है, मुझे इस कॉन्वर्सेशन से पहले पता नहीं था कि यूजुअली और चीज़ों में मतलब इवन इन आप अपने तालीमी निज़ाम को देख लो, वो इतना प्राइवेटाइज हो गया और इतनी चीज़ों में इस तरह की करप्शन मैं तो कहूँगा आ गया। आई डोंट नो कि इवन जो एस्पायरिंग यंग म्यूजिशियंस हैं उनको भी इसी तरह के इवल्स का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सोच रहे तो मेरा ख्याल है म्यूजिक इंडस्ट्री पे काफी एक हैवी ब्लो आया होगा, क्योंकि जब आप सोचते हैं कि पाकिस्तान की म्यूजिक के कौन बड़े आइकॉन्स थे, तो आप 20 साल पुराने 30 साल पुराने सोचते हैं। आपको लास्ट जो मशहूर हुआ था, जो लास्ट वायरल हुआ था पोस्ट दिस होल डिजास्टर वाज बिलाल खान इन 2009। उसके बाद कोई आर्टिस्ट वायरल नहीं हुआ। उसके बाद आपके पास कोक स्टूडियो आ गया। जो आर्टिस्ट कोक स्टूडियो के थ्रू एक प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया तो पहुंच गया, बट वरना नहीं था। अच्छा, अब कोक स्टूडियो की आपने बात की, अगर आपने कोक स्टूडियो में परफॉर्म करना है तो व्हाट इज़ द क्राइटेरिया? आप उनको ईमेल करते हो, कॉल करते हो, जाके खटखटाते हो कि भाई मेरा गाना गाना है, या आप खुद ही चूज करते हैं? क्या सीन होता है कोक स्टूडियो में? You need contacts, अच्छा, somebody contacts. like any industry, like any business, किसी के साथ काम भी करना है तो आपको contacts चाहिए। Since it's you talking about a huge giant like Coke Studio,
तो यू नीड कॉन्टैक्ट्स, अगर आपके पास कॉन्टैक्ट्स हो तो कमाल हो गया, आप डायरेक्ट प्रोड्यूसर से आपकी बात होगी। दूसरी चीज़ वो कहते हैं कि आप हमें भेज दें, ईमेल कर दें, बट देयर इज़ नो एग्जैक्ट वे उसका भी चलने का। तो हाँ, कॉन्टैक्ट्स और मशहूर हो जाओ तो फिर आपको ब्रांड नोटिस कर लेगा, तो वो कैपिटलिस्टिक ही इतने तो हैं कि वो कोई कहेंगे- डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है एक आम शहरी जो अच्छी आवाज़ जिसकी हो या जिसमें टैलेंट हो टॉप प्रोड्यूसर तक पहुंचने के लिए? और पाकिस्तान में कोई बिल्कुल हसन की बात पे, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन अगर देखा जाए ये तो अक्सर बिजनेस में टर्म यूज होती है एंटी ट्रस्ट की या एक मोनोपोली की, और आजकल आप वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ो, गूगल पे भी कल परसों डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने केस किया है। सो ये सेम कॉन्सेप्ट पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री भी एक तरह से अप्लाई हो सकता है इफ देयर इज ओनली वन प्लेयर, और उनकी जो पूरी गेम है वो बेस्ड है कॉन्टैक्ट पे एंटर होने की। तो हाउ डज दैट फेयर विद एस्पायरिंग म्यूजिशियंस जिनके पास उस तरह की बैकिंग नहीं होती? क्योंकि अगर देखा जाए 200 मिलियन की आवाम में जो टैलेंट अगर 200 मिलियन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर आपने उस टैलेंट को उठाना है देन हर बंदे के पास तो कांटेक्ट नहीं हो सकता ना। तो हाउ डू यू, इन योर व्यू, डू यू सी दिस एज अ प्रॉब्लम, एंड इफ यू डू तो आप इस सिस्टम को रीइमेजिन कैसे करते हैं? यार पता है, मैं इन चीज़ों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं समझता, क्योंकि मैं इन चीज़ों के साथ बड़ा हूँ और मैंने इन चीज़ों को, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में घुस बहुत जल्दी गया था, तो मैंने इन चीज़ों को, मैं बड़ा ही चीज़ें प्रॉब्लम्स देखते हुआ हूँ। मेरे पास कभी कोई कांटेक्ट नहीं था, मेरे पास आज तक कोई कांटेक्ट नहीं है। मैं आज भी बड़ी मुश्किल से अपना गाना रेडियो पे चलाता हूँ, और तो हैंस बात ये है कि मैं इसको यही समझता हूँ कि फॉर एन इंस्पायरिंग म्यूजिशियन उसको ये चीज़ समझनी है कि यार मैंने मेहनत करनी है, और मेहनत, शायद मेरी जर्नी लंबी है, शायद मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन अब मैं मेहनत क्या कर सकता हूँ? अगर मैं एक म्यूजिशियन हूँ तो मेरा काम है गाने बनाना, मैं गाने बनाऊँगा, मैं शायद रोज़ गाना बनाऊँ, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। आप बाहर के आर्टिस्ट की स्ट्रगल देखो यार, एड शीरन ओवरनाइट नहीं एड शीरन बना था, एड शीरन रोड्स पे गाने बजाता था। तो you have to struggle, you understand the problem in your industry, you are powerless, let's say, in front of it, so you can't do anything about it. You could probably raise your voice and be like यार बहुत नेपोटिज्म है यार, बहुत मसले हैं इंडस्ट्री में और ज्ञान मचा दो, या कि आप उसी एनर्जी उसी टाइम को आप किसी बेहतर चीज़ में यूटिलाइज कर लो और आप अपने आर्ट पे काम कर लो यार। बट आई एम श्योर मेनी पीपल वुड आर्ग्यू कि एड शीरन की जैसे कहानी थी कि वो सड़कों पे परफॉर्म करते थे, फिर एक लेबल ने उठा लिया, ऐसी कहानी पॉसिबल नहीं है पाकिस्तान में। बट तो उसको रिकॉर्ड लेवल तक उठाने तक के पॉइंट तक उसने, शायद आपको ये नहीं पता, उसने 7-8 EPs निकाली हुई थी। उसको एक कांस्टेंट सॉन्ग राइटिंग की आदत थी। वो उसका, आप कभी उसके पुराने इंटरव्यू सुनो तो वो बहुत मेहनत की हुई उसने। पोस्ट मलोन इज द लेटेस्ट एग्जांपल। ये भी पिछले दिनों में अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, उसने मुझसे सवाल पूछा कि यार अगर तुम्हें आज के दिन में अगर कोई एक ऐसी चीज़ जो आज हो सकती है तो वो क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारे साथ हो जाए? मैंने कहा कि यार मैं ओवरनाइट वायरल हो जाऊँ। तो उसने कहा कि अच्छा, हमने बात की, उसने कहा कि यार अगर वायरल हो जाओगे लेकिन वो सक्सेस लोगों की बड़ी शॉर्ट लिव्ड होती है, जर्नी नहीं होगी ना उसकी, जर्नी नहीं होगी। उसकी वजह ही है यार कि जो लोग वायरल हुए ओवर द टाइम उनको कभी आदत थी ही नहीं गाने लिखने की। उनको लगा कि यार हम अपने टैलेंट की वजह से वायरल हुए हैं, ठीक है अगले साल गाना निकालेंगे। देन अगेन अटेंशन स्पैन लोगों का इतना कम है, नोबडी केयर्स अबाउट यू। जब पोस्ट मलोन का वाइट आइवर्सन वायरल हुआ, उससे पहले उसके बहुत सारे गाने थे जो उसने, व्हेन इट गॉट वायरल रिकॉर्ड लेबल ने उसको पकड़ा। रिकॉर्ड लेबल ने कहा ठीक है, वहाँ इंडस्ट्री थी, उन्होंने कहा हम आपको आगे के गाने करते हैं। उन्होंने उसके पिछले गाने डिलीट किए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था उसकी पिछली कोई स्ट्रगल नहीं थी, उसकी पिछली स्ट्रगल थी। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज बट्टू साहब, मेरे ख्याल से कि मेहनत मैटर करती है। स्ट्रक्चर पाकिस्तान में नहीं है, बट अगर आप पूरी दुनिया में देखो तो नहीं है। मतलब स्पेशली पाकिस्तान में हमें इस चीज़ का इसलिए एहसास होता है क्योंकि हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, उम्र को हम देखते हैं कि ये सो टैलेंटेड, मतलब और इतने टैलेंटेड यूथ है और उनको क्यों नहीं रिकग्निशन मिल रही, ओवरनाइट फेम क्यों नहीं मिल रही। मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगा हर इंडस्ट्री में होता है कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप कई साल से स्ट्रगल कर रहे हैं अपने म्यूजिक करियर में, आप टैलेंटेड हैं, आप कई कॉन्सर्ट्स भी कर चुके हैं, बट यू आर इन दैट क्वेस्ट फॉर टू वन डे गेट वायरल। फिर जब आप कुछ दिन उठ के देखते हैं कि एक बच्चा था स्कूल में, कहता है पीछे तो देखो, और वो एकदम सारा वायरल हो गया, हर शो पे हिट हो गया, मिलियंस ऑफ व्यूज। हाउ डज दैट मेक यू फील? डू यू थिंक द सिस्टम इज रिग्ड इन दैट वे? It's not rigged. It's like the audience enjoyed it, so it got viral. Market वो लेकिन honestly मेरा तो, to be very honest, to be very candid with आप लोगों के साथ, मेरा इस बात पे perspective I think आप तीनों से कुछ फर्क है, because
देखो यू कैन ऑलवेज आर्ग्यू कि यार हाँ मेहनत करनी है, और वो बात बिल्कुल जायज़ है कि मेहनत करके आप ऊपर जा सकते हो, या किसी भी चीज़ में जो भी मतलब आप किसी भी इंडस्ट्री में देखो उन सब ने मेहनत करके ही ऊपर गए हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके पास एक सिस्टम हो तो जस्ट अगेन लुकिंग एट इट एज एन इकोनॉमी, आप कितना ज़्यादा आउटपुट और वैल्यू निकाल सकते हो अगर सिस्टम को बदला जाए। और आपका तो मैंने देखा है पर्सपेक्टिव बहुत फ़र्क है, मतलब आप तो शुरू से ये कह रहे हो कि यू हैव टू लिव विद इन द सिस्टम एंड यू हैव टू स्ट्रगल विद इन द सिस्टम, बट फॉर मेनी अदर म्यूजिशियंस लाइक यू हु माइट नॉट हैव दैट सेफ्टी नेट, जिनके लिए मतलब रोटी के लिए उनको पैसे कमाने होते हैं और वो इस वजह से अपना टैलेंट पे टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, फॉर पीपल लाइक देम हाउ डू दे एस्केप द सिस्टम, और उनके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? अच्छा चलो, अब इसको अगर इस पे बात करनी है तो इसके लिए आपको एक ग्लोबल सिस्टम समझना है कि ग्लोबल इंडस्ट्री कहाँ लाया करती है। ग्लोबल इंडस्ट्री अभी करंटली यहाँ लाया करती है कि आप स्पॉटिफाई जब से आया है, स्पॉटिफाई हैज़ टेकन ओवर द इंडस्ट्री, record labels even in the west are moving towards a downfall. Recently Drake ने अनाउंस किया कि मैं अपनी एल्बम इंडिपेंडेंट रिलीज़ करूँगा, जिससे हुआ क्या है कि अब मैं तो यहाँ बैठ के ऑलरेडी वो चीज़ कर रहा था क्योंकि यहाँ कुछ था ही नहीं, बट लेकिन बाहर के भी ड्रेक आ गया, आप ड्रेक तो उमर मुख्तार को फॉलो करके इंडिपेंडेंट हो रहा है। अब समझ आइए कि रिकॉर्ड लेबल है बेवकूफ़ी थे यार। हुआ क्या कि जब से रॉयल्टी सिस्टम शुरू हुआ ना, ये रॉयल्टी कह रहे हो, स्पॉटिफाई का सिस्टम शुरू हुआ। स्पॉटिफाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिस पे आपको द मोर सॉन्ग्स यू हैव द मोर फेम यू हैव एंड द मोर चांसेस देयर आर फॉर यू टू मेक मनी। तो रिकॉर्ड लेबल्स ने किया कि यार पहले सीडी सेल्स कम हो गई, सीडीज ऑब्सोलीट हो गई और वो वाला सीन ही ख़त्म हो गया। जब वो सीन ख़त्म हो गया तो उन्होंने कहा कि यार अब तरीका ये है कि आर्टिस्ट से पैसे कमाने का उनके कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज डालो कि जी आपकी जो परफॉर्मेंस होगी उससे भी हमें पैसे आएंगे, आपकी जो मर्चेंडाइज होगी उससे भी हमें पैसे आएंगे, आपने कोई सी शो पे भी चले गए उससे भी हमें पैसे आएंगे। पहले इन चीज़ों से रिकॉर्ड लेबल्स पैसे नहीं लेते थे पुराने ज़माने में। तो जिस चीज़ से हुआ क्या, बाहर भी वो मोनोपोलीज इतनी स्ट्रांग होगी बिकॉज देयर वाज नो सिस्टम ऑफ इंडिपेंडेंट रिलीज का, तो कोई कॉन्सेप्ट उस तरह इतना ज़्यादा इवॉल्व ही नहीं है। क्योंकि सारे बड़े आर्टिस्ट, आप बड़े आर्टिस्ट को देख के फॉलो करते हो, बड़े आर्टिस्ट उसमें फंसे हुए हैं रिकॉर्ड लेबल्स में। जब ड्रेक ने ये चीज़ अनाउंस की तो उसने एक ग्लोबली एक चीज़ शुरू की कि लोगों के अंदर, म्यूजिशियंस के अंदर अवेयरनेस क्रिएट की कि यार आपको नहीं चाहिए रिकॉर्ड लेबल्स की बात। तो वहाँ से मैं आपकी बात पे आता हूँ कि जब ग्लोबली ये स्ट्रक्चर है तो आपके भी यहाँ वो स्ट्रक्चर है। आपके यहाँ भी परफॉर्मेंस का तरीका यही है कि आप स्पॉटिफाई वगैरह या फेम की तरफ चलो। हाँ, अगर आपकी गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती हो, हाँ अगर आपकी गवर्नमेंट में ऐसे प्लेटफॉर्म्स हों कि जो आपको उस पॉइंट तक लेके जाएँ तो बहुत अच्छा है, बट लेकिन वो हमारे जैसे मुल्क में नहीं हो सकते। हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है और जब तक हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है तो मेरे जैसे लोगों को शायद गोली मार देंगे। मैं थोड़ा और वोकल हो जाऊंगा ये शिया किलिंग्स के ऊपर तो मैं कल को हिटलिस्ट में हो सकता हूँ। नहीं, अगर आप क्या कहते हैं, अगर आप गवर्नमेंट की सपोर्ट के लिए गाने गाएंगे, गवर्नमेंट ने तो पूरी मार्केटिंग गानों के लिए वो तो एक सेपरेट चीज है। लेकिन इट्स ऑल मार्केटिंग, अपने मतलब के लिए सब कुछ चलता होता है। जब अपने मतलब के लिए म्यूजिक शूट करता होता है तो एवरीथिंग इज फाइन। ऑब्वियसली वो तो एवरीथिंग, वो तो फिर आप उसी चीज। अब ये एक बहुत बड़ा मसला है इंडस्ट्री में कि जब इलेक्शंस आते हैं ऑलमोस्ट आप देखो हर किसी के गाने इलेक्शंस पे होते हैं बिकॉज दे वांट to be doing things that are trending. तो the elections are trending. कदर नहीं करते, जब हमें आर्टिस्ट की जरूरत पड़ती तब भी हम उनके बारे में नहीं सोचते। इलेक्शन में गाना हमारे जो टीवी पे ग्राफिक्स हैं, हमारे जो आर्ट होती है, जो चल रहे होते हैं एस्थेटिक्स, ऑल ऑफ दैट वाज डन बाय आर्टिस्ट एंड वी डोंट अप्रिशिएट दैट एट ऑल। मजे की बात है मेरे ख्याल से जो मिसकंसेप्शन क्या है, जो मेरी एटलीस्ट है, शायद आप लोगों की भी वही हो इस एटलीस्ट उम्र से बात करने से पहले से, कि जो बंदा टैलेंटेड है ना यार वो फेमस होगा, जो म्यूजिक में टैलेंटेड है वो फेमस होगा। मेरे ख्याल से म्यूजिक भी एक हर इंडस्ट्री की तरह एक मार्केट है, तो आपने अपने आप को मार्केट करना है सही तरीके से, सही एवेन्यू से, और फिर ही सक्सेस आएगी। टैलेंट इज वन ऑफ द फैक्टर्स। तो काफी टैलेंट उस्मान के बाद ज़ाया भी हो रहा है क्योंकि हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते 200 मिलियन। और वही बात है ना, इनएफिशिएंट मार्केट है, मतलब आपका इतना सप्लाई है जो अनटैप्ड है बिल्कुल, मतलब उसको ये आप जा रहे हो हार्वर्ड से इकोनॉमिक्स ये कुछ लफ्ज डालने होते हैं दरमियान में ताकि समझ जाए, कोई भूल ना जाए कि ये हार्वर्ड जाते हैं। यार ये हार्वर्ड से पढ़ के आया है और टॉप स्टूडेंट था वहाँ भी। एनीवेज, आपने एक बात उम्र की थी and I would like to connect this part of the interview to the start of the interview, क्योंकि शुरू में आपने इंटरव्यू के इवन पॉडकास्ट एपिसोड के शुरू में आपने बात की थी कि आपका जो मोटिवेशन होती है अपने म्यूजिक के, इट्स बेस्ड ऑन योर ओन लाइफ इवेंट्स, और जो आपकी अपनी
फिलॉसफी होती है उसके ही जरिए आप अपने लिरिक्स को इंस्पायर करते हो। बिल्कुल। और आपने अब बात की पॉलिटिकल शॉट्स की, मतलब पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स की वेव्स को कैपिटलाइज करके गाने रिलीज करना, तो आपके ख्याल से जो ये ट्रेंड है, मतलब एक पॉलिटिशियन की साइड पकड़ना थ्रू सटल वेज ऑफ कोर्स, ये म्यूजिक इंडस्ट्री में पाकिस्तान के प्रेवलेंट है और जो हमारे टॉप म्यूजिशियंस हैं एटलीस्ट पब्लिक के सामने है, क्या वो बैकडोर्स पॉलिटिशियंस के एजेंडा को अपने म्यूजिक के थ्रू पुश करते हैं? ट्रिकी बिजनेस है, पता है ये पॉलिटिक्स वाली चीज़ें बड़ी ट्रिकी बिजनेस होती है, क्योंकि कुछ म्यूजिशियंस ऑब्वियसली होते हैं, फिर ऑब्वियसली आप इंसान तो हो ना, आप किसी भी चीज़ से सपोर्टर होते हो तो आपका दिल चाहता है कि ठीक है फिट है, बट देन अगेन आई रिमेंबर इस बात से जो है ना, मुझे एक इंटरव्यू याद आता है, अली जफ़र का था, वो एक बहुत बुरा लगेगा मुझे डिस्क्रिप्शन दी उस बंदे की, नहीं खुल के नाम नहीं मुझे याद ही नहीं उस बंदे का नाम, बट मुझे पता है वो एक बड़ा मशहूर इंटरव्यूअर है। खैर उसने उससे पूछा, उसने उससे सवाल किया, वो डायरेक्ट अली जफ़र से सवाल पूछी जा रहा है कि जी मुझे बताएं कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आप ये क्या करते हैं, आप आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ये, वो बार बार समझाने की, वो बार बार उससे डाइवर्ट करे उस बात से, क्योंकि वो बात उसकी ये थी कि यार इट्स सो ट्रिकी, कल को लेट से आप नून लीग सपोर्टर हो, मैं लेट से पीटीआई सपोर्टर हूँ और वो पीपीपी सपोर्टर है, अब मैं तो म्यूजिशियन हूँ यार, मैं तो चाहता हूँ कि ये नून लीग वाले को भी मैं पसंद हूँ, ये पीपीपी वाले को भी मैं पसंद हूँ और पीटीआई वाले को भी मैं पसंद हूँ, मैं क्यों इस तरह की चीज़ करूँगा जिससे मैं किसी एक साइड को ले लूँ और दूसरी पार्टी ऑटोमेटिकली मेरे इख्तिलाफ करना शुरू हो जाए। Music is I an mean, escape from that. just to be the devil's advocate, I can give you the answer to that question. आप इसलिए करोगे कि आपको पैसे मिलेंगे, बड़ी सीधी सी बात है। Like अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, आपको तो पता है उस लेवल पे you have the chance to earn a lot of money. But that's a temporary money now, man. Like you have to think about long term things. I've seen a lot of ये artists जो political songs करते थे, once the party goes away, जो नून लीग सपोर्टर था, ही until and unless उसके दिमाग में वो perception बन गई यार कि ये उसका सपोर्टर था, you can do it if you want to. I just won't do it, most probably, hopefully. I think the best policy is being observed by DJ Butt. उसने इमरान खान के दर में भी सारा साउंड सिस्टम किया था, अभी भी किया हुआ है, बट टू आंसर उस्मान's क्वेश्चन, आई थिंक ये पूरी दुनिया में होता है, ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है। कान्ये वेस्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए अपनी सपोर्ट ऐलान कर दी, गाना नहीं गाया, सपोर्ट ऐलान कर दी, तो ये पॉलिटिकल ऑप्टिक्स, तो ये तो इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, ये कांटों की सेज है, जैसे उस्मान आप खुद ही कहते हैं। On the topic of Kanye West, and ये हमारी हम तीनों की एक्चुअली कल गाड़ी में वापस आ रहे थे, बात हो रही थी कि आजकल you know अक्सर जो डिबेट्स होती हैं आर्टिस्ट से मुताल्लिक, उस पर एक थीम होती है सेपरेटिंग द आर्ट फ्रॉम द आर्टिस्ट की, ठीक है, कि मतलब जो भी मतलब आर्टिस्ट अपनी पर्सनल जिंदगी में करे उसको उसके वर्क और उसकी आर्ट से सेपरेट किया जा सकता है, यू कैन अप्रिशिएट द लैटर विदाउट सपोर्टिंग द फॉर्मर। तो आपसे इस बात पे आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूँगा। वो तो आर्टिस्ट हैं, वो तो कहेंगे करो। नहीं, हाँ मैं कहूँगा genuinely confused all of us, क्योंकि मैं Kanye West के गाने बड़ी देर से सुनता आ रहा हूँ, हालांकि मुझे लगता है कि वो बहुत बुरा इंसान है as a person. He favors policies that are वो तो माइकल जैक्सन का बहुत बड़ा फैन है। Absolutely, but we can like their music regardless. But I'm not sure whether I should continue liking their music. इस तरह से कई पाकिस्तान में भी ऐसे केसेस हैं जिसमें लोग accused हैं बड़े भयानक क्राइम्स के, सेक्सुअल हरासमेंट के लिए accused हैं, और हालांकि मैंने केस अगर नहीं पढ़ा हुआ, मुझे नहीं पता बात में हकीकत है कि नहीं, क्या मुझे वो उसके गाने सुनने चाहिए या मुझे उस आर्ट को आर्टिस्ट से दूर रखना चाहिए? आपके क्या ख्याल है इसके बारे में? एज एन आर्टिस्ट तो आपको दूर रखना चाहिए, एज एन आर्टिस्ट आपको उसकी चीज़ों से दूर रखना चाहिए, उसके आर्ट से, बट देन अगेन इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड कि अब जैसे जिस तरह आपने जिसकी एग्जांपल दी, इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड दिस होल सब्जेक्ट कि शुड यू बी सपोर्टिंग देम और शुड यू नॉट बी सपोर्टिंग देम। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि स्पेशली एज ए म्यूजिशियन आपको यार बात एक्चुअली पता है क्या, बात एक्चुअली है, nobody cares in this society, nobody cares, But should we care? we still won't, even if you tell me to care, I won't, I might tell you but I won't. Really?
nobody cares man, nobody cares. That's the Nobody, reality. that's the reality. आज एक चीज ट्रेंडिंग टॉपिक पे, आज एक रेप केस ट्रेंड हो रहा है, कल को भूल जाओगे. But the argument to be made is कि जब आप एक गाना सुनते हैं, किसी के कॉन्सर्ट पे जाते हैं, तो फिर आप अपने पैसे, अपने रुपए के साथ वोट कर रहे हैं उस बंदे के हक में. अगर आप एक ऐसे बंदे के कॉन्सर्ट पे जाएं या उसका गाना सुने जो अक्यूज है बड़ी भयानक एक इल्ज़ाम पे, सेक्सुअल हरासमेंट जैसे इल्ज़ाम पे, तो फिर आप अपने पैसे के जरिए उसको सपोर्ट कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं उसके करियर को. और कई लोग हैं जिन्होंने ऐसी चीजें नहीं की होती. आप सही लोगों को नहीं सपोर्ट करते. What do you make of that? I think it's your own personal. नहीं, इस पे अगर मैं उम्र की जगह मैं आपको जवाब देना पसंद करूँ, ये आई थिंक ये सिर्फ अपने मतलब की बातें होती हैं और सारी ऑप्टिक्स होती हैं. फर्ज करो जिस बंदे ने गाड़ी ईजाद की, कल को वो निकला है कि बहुत बड़ा चोर डाकू था, मर्डरर था, तो क्या भट्टू साहब आप गाड़ी यूज़ करना छोड़ देंगे? Similarly, music is like a creation in my personal belief. तो इसलिए music should be separate from the creator. जिसने गाड़ी ईजाद की उसकी वो creation होगी गाड़ी. तो अगर कल को वो मर्डर निकले तो आप छोड़ेंगे? Just to play the devil's advocate, उसके बाद हर गाड़ी के पैसे अगर उसको ना जा रहे हो तो ये बड़े कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होते हैं. कितने साल तक जाए, मतलब पैसे इंसान की क्या उम्र है? इंसान की मतलब यार, एवरेज उम्र 70 साल मैक्सिमम, हाँ, उस point 100 पे साल. तो- बट क्या कहते हैं, क्रिएशन उसकी जो है हमेशा चलेगी, म्यूजिक हमेशा चलेगी, वही बात ना, जनरेशंस के लिए Sure. चलेगी. उस point पे even if- तो अगर आप इफ यू आर डिप्राइविंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सच अ क्रिएशन, क्योंकि आपने उसको पहले इतना बुरा कर दिया हो, तो वो मेरे ख्याल से एक डिफरेंट ज़हनियत है, उस पे मैं नहीं agree And करता. even That's an if interesting even point. if you aren't cashing in, that any person is वो उससे profit नहीं कमा रहा, उसकी creation और उसकी जो है thinking तो society में रहेगी ना. But I think इस पे bottom line ये है कि this is something that all of us are figuring out, और to a large extent ये personal choice की बात होती है. लेकिन मुआशरा भी कलेक्टिवली जैसे जैसे वक्त बदल रहा है और मुआशरा आगे जा रहा है, चीजें अब पूरी एक जो इंसान हरकत करता है पूरी दुनिया को जाती है, तो something that I think we really need to put some more thought into and have a debate around. yeah, this is something that should be discussed instead just on social media in a much more academic, or I'd say सोशल मीडिया पे तो गालम गलोच अभी भी, हमें भी कमेंट्स में गालियां आना शुरू हो गई मेरे ख्याल से. तो इसका मतलब हम सही कुछ कर रहे होंगे. अच्छा, लेकिन जो मैंने आपसे पहला सवाल किया आर्ट एंड द आर्टिस्ट वाला, उसको मैं लेकर जाना चाहूँगा अगले स्टेप पे. मतलब आजकल स्पेशली विद जैसे हमारी इस इंटरव्यू से बात हो रही थी, आपने बात की लिविंग इन अ कैपिटलिस्ट सिस्टम, आजकल तो स्पेशली a lot of जो मशहूर आर्टिस्ट्स होते हैं, they want to be the art, they want to be the brand. मतलब even when they are being, so it's not separating from the art from the artist, it's also that मुश्किल है सेपरेट करना because they market themselves as the product. यार इसकी वजह जो है ना, ये बात ये है कि when you have platforms like Instagram is a big platform these days. It's very difficult to separate the art from the artist. My art is on my account. Let's say I even make a band account. I have a band. My band की शक्ल मैं हूँ. The face, when I'm the face, it's even in the West, you can't separate the artist from the art because he becomes the face of it. Or the industry is structured this way. It's very difficult to separate in the eyes of the audience. कि इसका art separate है from what the person actually who he is. Sure, but it's certainly a spectrum, right? मतलब sure, at no point can you fully say कि दोनों separate हुए हैं, लेकिन especially आजकल तो at least मैं मतलब for example guess के उस दिन brand ambassador को देख रहा था, वो भी एक मशहूर artist West का. पाकिस्तान में भी देखा जाए तो अक्सर जो advertisements के brand ambassadors होते हैं, they're actually buying the vote of the artist themselves, right? तो मेरा आई थिंक आपसे ये तो सेकंड लेवल बात होगी, मेरी आपसे थर्ड लेवल बात ये होगी कि डू यू थिंक कि जैसे ही इन आर्टिस्ट और आर्ट को सेपरेट करना मुश्किल होता जा रहा है, इसका म्यूजिक पे इफेक्ट है? क्योंकि आई थिंक हसन से मेरी बात हो रही थी, हसन कह रहा था उस दिन कि a large part of why electronic music is popular nowadays, जिसमें एडिटर का ज़्यादा काम हो सकता है कहा जाए as opposed to the singer, is because it's hard to now separate the art from the artist. तो in that way, do you think it has इसका जिस तरह का म्यूजिक पॉपुलर होता है उस पर इफेक्ट है, या ये फ्यूचर म्यूजिक इंडस्ट्री की किसी तरह इन्फ्लुएंस करता है? नहीं, मैं ये बात नहीं समझा कि इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक का नहीं, मेरे ख्याल से उस्मान पे आप बात कर रहे हो कि इट्स बिकमिंग हार्डर टू सेपरेट द आर्ट फ्रॉम द म्यूजिक. ये अभी होता नहीं जा रहा है. दिस इज ऑलवेज बिन द केस. कैन यू नेम मी अ टाइम वेयर दिस वाजंट द केस?
क्या कहते हैं बेथोवन का फर रिलीज सुन के, या आप ये कहते थे कि फर रिलीज है, या ये नहीं कहते थे कि बेथोवन का फर रिलीज है? श्योर, बट अब मैं हर रोज अगर मैं ट्रेविस स्कॉट की शक्ल उसके गाने से पहले सुनूंगा, और मैं गाना सुनने से पहले ये कहूंगा कि भाई, और हर चीज में मैं अपने जो कपड़े मैं पहन रहा हूँ उसको मैं उस आदमी की एडवर्टाइजमेंट पे लूंगा. सो अगेन जैसे आपने बात की, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, बिकॉज ऑफ ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स. सो compared to Beethoven's time, फर्क तो है ना I एडवर्टाइजमेंट think technology has played its part, and क्या कहते हैं definitely marketing, क्योंकि visuals have become equally as important as audio. Would you agree on that? Obviously, And I agree. that's what Usman is saying. Yeah, that's what I meant. Sorry, I thank you for agree. I clarifying. agree on this part भी, but दूसरी इसमें बात ये है कि असल में जो है ना एक human way of thinking भी है कि we always like to idealize things. ठीक है, we like to idealize people, we like to look up at people जिनको हम नहीं जानते, especially in the industry. Now I'll tell you something that we do. It's not something that I feel that I should be doing, but it's something I do. Whenever I go for a concert, I would make sure I have bodyguards with me. It's yes, I have Optics. It's the whole brand name कि yes, ये भी बात है कि I've been attacked by fan girls a few times. Like genuinely बहुत बुरी तरीके से नाखून पड़े हुए हैं. तो but गुस्से वाले या प्यार वाले? वाले like वो ये वाले. तो but वो उसकी एक वजह ये होती है कि आपको जो दिख रहा है वो बिक रहा है. और आपको वो क्योंकि इतना अनअचीवेबल है आपके लिए वो प्लेटफॉर्म, तो आप उसको आइडलाइज करना शुरू कर देते हो. आप उसके गाने रोज सुनना शुरू कर देते हो. आप उसकी कई भी बात आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, और वहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी रोल आ जाता है. तो ये एक ह्यूमन वे ऑफ लिविंग है मेरे ख्याल से, कि इंसान बिहेव ही इसी तरह करता है कि आप उसको पुराने ज़माने में शायद आप बादशाह की बात सुन के आप कहते थे वाह वाह वाह. आई डोंट नो, मैं उस ज़माने में नहीं था शायद. कि लाइक बादशाह आता होगा, बादशाह जाके बादशाह ने कहा ये, घर जाके बॉय भी करे हो सकता है. It's just the way humans are, man. Like हम जो चीज़ हमें नहीं मिल सकती हम उसके पीछे जाते हैं. Similarly इसी बात में कि हमें नहीं वो आर्टिस्ट, अब वो चाहे अगर अब उसके ऊपर किसी किस्म का इल्ज़ाम है या कुछ है, अगर मैं उसकी ये को समझता हूँ कि वो कमाल है, तो फिर शायद मेरे लिए वो कमाल ही रहेगी. So as an artist, how much do you think, how much of your public persona is a facade out of all of it? It is completely. Really? Obviously, I think it's the And case every- for every I think, artist, हाँ, for I think every वो- celebrity. For every celebrity यार बहुत ज़्यादा है. बल्कि तुम क्या बात कर रहे हो, लोग आधे तौर पे जो आजकल की इंडस्ट्री में गाने होते हैं वो यही होते हैं, ये पैसे फेंक रहा हूँ मैं, ये मैंने चेनें पहनी हुई हैं, ये सारा That's the name of the game, हाँ. सारा धोखा है. और खैर ये चीज़ इंपॉर्टेंट भी नहीं. यही चीज़ मैं अपनी एल्बम से भी लोगों को एजुकेट करना चाह रहा हूँ कि यार ये चीज़ें नहीं इंपॉर्टेंट. अब ये क्या है, ये भी धोखा ही है. लाइक मैं एक्चुअली इतनी लगता है मैं पूरा दिन पगड़ी पहन के बैठता हूँ. अगर आप 5 साल पहले वाले उमर मुख्तार को एक एडवाइस देते हैं तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली यही होती मार्केटिंग. ठीक है, मार्केटिंग करो अपनी. सही म्यूजिक में इंडस्ट्री में अगर आपने बढ़ना है तो मार्केटिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है. टैलेंट से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आपकी मार्केटिंग है, आपका ब्रांड है, और वही सक्सेस. And I think this is interesting because you know आप हमने इंटरव्यू में शुरू से आई थिंक एक जो हमारी अभी तक बातचीत की थीम निकल रही है वो ये एक तो बात ये निकल रही है ना कि आपने मेहनत करनी है और आपने बस जान लगा के अपने टैलेंट को आगे लेकर जाना है. लेकिन अब हमें आई थिंक बाय द एंड ऑफ आवर डिस्कशन पता चल रहा है कि यार नहीं, इसमें कॉन्टैक्ट्स का भी एक हाथ है, और उससे ऊपर इसका आप जैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो, ब्रांड करते हो, तो वो मार्केट भी तो करते मेरे हो. ख्याल से एक मेहनत ही है ना. अगर आप अपने आप को एक तरीके से सोच समझ के प्रेजेंट करते हो, आप उन्होंने बॉडीगार्ड्स हायर किए, ढूंढे बॉडीगार्ड्स, पैसे दिए उसको, उनको बुलवाया, उनको लेके आया, खाना खिलाया, तो वो भी एक मेहनत ही है. मतलब एग्जांपल मेरा शायद सही ना हो, बट आई थिंक मार्केटिंग भी एक मेहनत ही है, आपके ब्रांड का हिस्सा ही But है. is that part of the art? Is that? Probably yes. It is. It is. So hence you cannot separate the art from the artist. you I think that's even though शुरू हमारी बात हुई थी कि हमें करनी चाहिए, लेकिन I think हम उस नतीजे तक क्योंकि पहुंचे. कर ही नहीं सकते. वो इंडस्ट्री है ही ऐसी, हर चीज़ ही ऐसी है.
नहीं कर सकते। Yes, one thing I wanted to ask you about recently, जब से आपने जिक्र किया था वो फायर रिकॉर्ड कंपनी का जब से कोलैप्स हुआ, म्यूजिक इंडस्ट्री को बड़ा एक हैवी ब्लो सफ़र हुआ, तब से कुछ हमने पिछले कुछ सालों में देखा है ज़रा न्यू वेव आया पाकिस्तान में यंग म्यूजिशियंस का जो अपने गाने प्रोड्यूस करते हैं, अपने रिलीज़ करते हैं। उनमें से कुछ मेरे दिमाग में नाम आते हैं, शमून इस्माइल जैसे हो गया, तैमूर सलाउद्दीन मूरू ने जैसे एक एल्बम निकाली थी, उनके बारे में क्या ख्याल है? यू सी दैट एज अ रे ऑफ होप फॉर द पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री? आई थिंक दैट इज़ अ वे ऑफ होप, क्योंकि वो लोग सारों ने भी मेहनत की है, उन सारों ने भी प्रोडक्शन सीखी है, और यही तरीका है, यही आज का तरीका है टू बी समवेयर इन द इंडस्ट्री। मोरू was successful more for his skits than his music. Shamoon got successful because his song went viral. Marijuana was viral, and then obviously previous songs पे भी नज़र पड़ी, अगले गानों पे भी नज़र पड़ी। तो वो मेहनत तो थी, मेहनत तो उसमें आई। प्रोडक्शन अगर उसने खुद की तो प्रोडक्शन करते हुए टाइम लगा। बात एट द एंड ऑफ द डे यही है कि यार रिकॉर्ड लेबल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, इंडस्ट्री में कोई आपको नहीं सपोर्ट करेगा, लेट से कोई कांटेक्ट भी नहीं है। खुद करो, खुद मेहनत करो यार। सोशल मीडिया इतना पावरफुल है आजकल का कि अगर वो पीछे तो देखो को मशहूर कर सकता है तो आपको भी कर सकता है, अगर आपका कॉन्टैक्ट वो आपका कंटेंट ऐसा होगा। शायद पहला कंटेंट वैसा नहीं होगा, शायद पहला कंटेंट जिया जैसा हो, शायद दूसरा कंटेंट जिया जैसा ना हो, शायद उसके 20वां कंटेंट जाके हो जो हो, बट कोई ना कोई होगा ऐसा काम जो आपका मशहूर कर देगा आपको, और आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। ऐसी सोशल मीडिया भी क्या चीज़ है, अभी बात हुई थी कितनी डिप्रेसिंग चीज़ है, गालम गलोच है, हेट्रेड है, लेकिन उसका अगर गुजारा भी नहीं है। सोशल मीडिया अगर गुजारा भी नहीं है, आपने अपने आपके कॉन्टैक्ट्स भी वहाँ हैं, फ़ोन बुक भी वहाँ हैं, आपकी ज़िंदगी वहाँ है पूरी, तो पता नहीं है, मुझे समझ नहीं आती। आई थिंक जो एक बात एज वी आर मूविंग टू द एंड ऑफ दिस डिस्कशन, जो एक बात जिस पे मैं फोकस करना चाहूँगा वो ये है कि अगेन वो बात आपकी ठीक है कि यार अगेन यू हैव टू, आपने मेहनत करनी है, जो भी आप कर सकते हो उसको लेकर चलना है, लेकिन अब एवरीडे जो कॉमन सिटीजन है आपका, राइट, अब उस तक तो आप बात तक नहीं पहुंचा सकते हो, राइट, और उनके लिए छोटी छोटी कुछ करना है, इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। तो हाउ कैन द कॉमन पर्सन लाइक अस थ्री, व्हाट कैन वी डू इन स्मॉल वेज टू सपोर्ट म्यूजिशियंस who want to go to the top? हम क्या कर सकते हैं? How do we bring that sort of a change? जितना भी छोटा हो, that doesn't matter, but how do we introduce a culture of appreciating talent, introducing talent, so that लोगों के पास सिर्फ कोक स्टूडियो का प्लेटफॉर्म ना हो, but और भी तरीका हो? सबसे पहले आप खुद अपने आप को एज ए कंज्यूमर उस चीज़ में डालो। आप जब तक किसी और आर्टिस्ट का काम कंज्यूम नहीं करोगे तो आप ये बातें सिर्फ बातें ही रहेंगी कि हमने कुछ करना है, हमने सपोर्ट करना है। सबसे पहले आपका काम है कि आप उस कंज्यूमर का, उसके कंटेंट का खुद कंज्यूमर बनो। बहुत प्लेटफॉर्म्स है जिस पे आप उस कंटेंट का कंज्यूमर बन सकते हो। आप पाकिस्तानी म्यूज़िक सर्च करोगे अगर यूट्यूब पे तो आपके पास आ जाएंगे, आप पटारी पे जाओगे आपके पास आ जाएंगे। पटारी शुक्र है अभी तक चल रहा है, किसी भी टाइम कोलैप्स वो भी हो जाएगा, वो खैर एक अलग स्टोरी है, बट पटारी पे आपको मिल जाएंगे। आप जब उसके कंज्यूमर बनोगे और लेट से आप इंजॉय करोगे तो आप अपने दोस्त, आपका दूसरा स्टेप बनते हैं कि आप शेयर करोगे उसे, और आप उस चीज़ को किसी भी प्लेटफॉर्म को, यार म्यूज़िक को छोड़ो, इसको इसी तरीके से देखो, तुम लोगों को नए नज़रिए है, तुम लोग किस तरह चाहोगे कि तुम लोग का प्लेटफॉर्म मशहूर हो? मैं तो चाहूँगा कि जो हम आप जैसे लोगों के साथ बातें कर रहे हैं उसका नोटिस ले यूथ, एज वी लाइक टू इमेजिन इट, और everyone has the motivation to do something on their own. Or you would want कि like people to talk about it. Right, I would want people to talk about yeah. it and share it. So the best way to support somebody is by talking about it. If you would want to support the music industry, talk about the Pakistani music industry with people you know. Talk about it with your friends, with your family. Introduce them to the music you like, because music is something कि उसमें आपको वो चीज़ नहीं चाहिए कि यार everybody likes music. Yeah, it's universal. It's universal. If it's a nice music, you would enjoy it, I would enjoy it. And yes, everybody has their own tastes and everything, but then spread it. That's the best way that you could help the music industry in any way, I think so. Because forming a structure, yeah, हाँ, president बन जाओ और वो कहे कि यार उठाओ सबको, मैं सबको सपोर्ट करूँगा, president fund है, वो तो कभी पॉसिबल नहीं है। आप नई एल्बम का नाम तारम तारम है, और उसमें से उमर आप कोई गाना हमें सुनाना चाहेंगे?
बिल्कुल, मैं आपको सुना देता हूँ ए दिल संभल जा। इट्स द नेक्स्ट रिलीज, तो आई एम होपिंग कब तक एपिसोड आ गई होगी पता नहीं। शायद हमें एक्सक्लूसिव रिलीज मिल जाए। इट्स द रिलीज। मुस्तफा माइक उमर भाई ये ले आप, ये हमारा छोटा सा माइक है, इसको आप पकड़ के गा दें। एक ये कलीचो ख्यालों की छाई बहाने से आके मुझको जगाती है, बिखरे हुए हैं फलक पे ये तारे, ज़मीं पे सज के नूर बुझा के, ये अपनी इस दुनिया में रंगों की दुनिया में लेके कारवां गम के ये चलते हैं, बुझ जो गए दिए एक ये जहर पिए, दबना ज़मीं में तो फिर तो ऐ दिल संभल जा, क्यों है तू रोता जब ये सफर एक आरज़ी रहना, ऐ दिल संभल जा, क्यों है तू रोता जब ये सफर एक आरज़ी रहना। इस गाने के साथ साथ आप यूथ को इस गाने पर मैसेज देना चाहेंगे, जस्ट 30 सेकंड्स शॉर्ट मैसेज। कि यार ज़िंदगी में बस ये भी होना है वो भी होना है, हर तरीके से तुम्हारे साथ अजीबो गरीब चीज़ें होनी है, बट संभल जाओ, दिल को कहो कि टेंशन ना लो, ऑल इज वेल, ऑल इज़ वेल, क्योंकि ये सफ़र एक आर्जी सफ़र है, हमारा फाइनल मकाम कुछ और है, तो यहाँ तो हम कैरेक्टर्स हैं बस। एंड थैंक यू वेरी मच उमर, और इसके साथ हम चलते हैं इंटरव्यू के अख्ताम तक। एंड उमर ने इस इंटरव्यू में बड़ी इंटरेस्टिंग थीम्स डिस्कस की, नेपोटिज्म, म्यूज़िक, रिलीजन इन हिज म्यूज़िक, इश्क, दिल कितने तोड़े, कितनी दफ़ा टूटा, एंड वॉच ऑल ऑफ दिस, क्या कहते हैं, टू फाइंड आउट अबाउट उमर्स लाइफ एंड हिज व्यूज़ ऑन ऑल ऑफ दिस, वॉच द होल एपिसोड। थैंक यू। और आपसे हमने अगेन 11 बजे आपको इधर हमने बिठाया हुआ है, बहुत बहुत यार शुक्रिया 10 आपने। बजे यार, बंदा ही 2 नंबर है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।